नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग 4.3 एक्सरसाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का है, इसमें से 7 नंबर क्वेश्चन तक इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, हम लोग को निकालना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो सवाल को केवल ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के पास भी बुक होगा, बुक से भी मिला सकते हैं। क्या सवाल कर रहा है उसको समझना है और फिर उसका सोल्यूशन करना है। सवाल क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग के दैनिक जीवन से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है क्वेश्चन। तो समझिएगा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक है? यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है, चाल को पहले से जो चाल से चल रही है उससे 5 किलोमीटर पर आवर और अधिक कर देते हैं, तो उसी दूरी को यानी 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताना है कि आखिर रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए, आप समझ लीजिए बात को। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप 17 या 18 या 19 किसी में देखिएगा, सेकेंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग में कहीं ना कहीं डायरेक्ट ट्रू ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। बोर्ड में पूछा जा चुका है और 5 नंबर का सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सवाल कह रहा है एकदम छोटा सा बात को समझना है। आप बैठ जाइएगा, ठीक है ना? देखिएगा कि मान के चलिए, आप सवाल को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? 1 मिनट का समय देते हैं। जब मान के चलिए कि ये दूरी है, ये ए है और बी है, ए से बी जाना है। यहाँ पे हम लोग को 360 किलोमीटर की दूरी, ए से बी के बीच का दूरी कितना है? 360 किलोमीटर है। अब कहता है कि कोई रेलगाड़ी जो है मतलब कि 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लेंगे समान चाल कुछ भी हो सकता है, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो। अभी हमको तो कुछ नहीं पता है, तो अभी तो एक्स मानना है। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ रहा है। तो एक्स या मतलब कि कुछ भी स्पीड से जा रहा है और इस दूरी को तय कर रहा है, लेकिन कंडीशन बदल जाता है। कुछ देर के बाद कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कहता है, यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देते हैं, मतलब जिस स्पीड से चल रहे थे ना, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देते हैं, तब इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। यानी जितना समय पहले लगता होगा ओकरा से 1 घंटा अब क्या लगता है? कम समय लगता है। आखिर रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या होगी। ठीक है? अगर मतलब ठेठ भाषा में अगर समझना है, देहाती भाषा में, तो समझ लीजिए क्या होगा। मान के चलिए कि स्कूल से या ट्यूशन पढ़ करके हम लोग घर जाते हैं, तो किसी दिन पता चला कि चलो भाई धीरे धीरे आराम से अपना ट्यूशन से छुट्टी हुआ, चल दिए ससुराली चाल, घर आराम से जा रहे हैं। हो सकता है उस दिन आपको 15 मिनट लग जाए घर जाने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा दिन पता चला कि कोई गेस्ट मिठाई लेकर के आए हुए हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हुआ कि छुट्टी हुआ, एकदम तेजी में एकदम भागते जा रहे हैं, कहीं हिस्सा खत्म ना हो जाए। बात समझ रहे? दैनिक जीवन में सबके यहाँ ऐसा होता है भाई, हिस्सा तो मिलवे करता है नहीं। और थोड़ा लेट कीजिएगा तो हिस्सा घटेगा भी, तो आपके जगह पे कोई और मार देगा ज़्यादा करके। इसीलिए समय से पहुँचना ज़्यादा जरूरी होता है। तो उस दिन के बाद तेजी से चल गए, यानी कि स्पीड को क्या किए? बढ़ा ली। तो बताइए, पहला दिन जितना समय लगा था जाने में, जब हम स्पीड में जा रहे हैं तो समय उतना ही लगेगा? बिल्कुल नहीं। समय क्या लगेगा? कम लगेगा। देखिए, वही बात यहाँ भी हो रहा है ना। जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा का कम समय लगता है। आखिर यह चाल क्या है, ये निकालना। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है? बाकी सॉल्यूशन करेंगे तो जो भी रहा कसर होगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी कसर होगा तो हमको जरूर बताइएगा, एकदम जरूर खत्म कर देंगे, गारंटी। ठीक है? चलो, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन चाल से जा रहा है, नहीं जानते हैं, तो मान लेंगे। एगो चीज के लिए तो स्वतंत्र है नहीं, मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बढ़िया से, जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो नई चाल। देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा, लेकिन जानते हैं कॉपी जब आप सामने में रखेंगे ना तो एकदम आपको लगेगा कि कोई समझा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए स्टेटमेंट अच्छा लिखना चाहिए। जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है
तो नई चाल क्या हो जाएगा, एक्स, अरे भाई पहले से हम एक्स किलोमीटर पर आवर चलिए रहे हैं, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए तो एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर अब नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नया चाल हो गया। अब देखिए कुल दूरी कितना है भाई, कुल दूरी 360 किलोमीटर, क्वेश्चन ने बोला है, हम अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, कुल दूरी हो गया 360 किलोमीटर। अब यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 360 बट्टे एक्स माइनस 360 बट्टे एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब देखिए इस बात को साथ ही साथ समझने चाहिए, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि समय 1 घंटा कम समय लगता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। डिस्टेंस को हम लोग जान ही रहे हैं 360 किलोमीटर है, और दूगो यहाँ पे चाल है, एक पुराना चाल है जिससे 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और फिर हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि 360 बट्टा एक्स प्लस 5 दूगो चाल है। देखिए समय यहाँ पे 1 घंटा क्यों लिया गया, डिफरेंस बराबर डिफरेंस एक्चुअली में। आखिर ये 1 घंटा कहाँ से आया, ये जो पुराना वाला चाल और नया वाला चाल जब स्पीड को बढ़ा दिए थे तो 1 घंटा का अंतर आ रहा था, तो अंतर बराबर अंतर हो गया ना। स्पीड जब बढ़ाया तो 1 घंटा का अंतर आया था ना पहुंचने में, तो देखिए अंतर बराबर अंतर हो गया, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को, अगर है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। हाँ एक और बात आपको क्लियर कर दे रहे हैं भाई, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बात को समझिए। क्योंकि कोई दोस्त को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण गंवाते हैं, पूछते नहीं गुरुजी से कि कहीं बगल वाला स्टूडेंट क्या समझ लेगा, ये वो नहीं आता है। आप समझिए कॉन्सेप्ट, देखिए छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिएगा, मैथ का एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं। यहाँ पे 360 बट्टा एक्स लिखे हैं, यहाँ पे 360 बट्टा एक्स प्लस 5 लिखे हैं। जरूर किन्हीं लोगों को लग रहा होगा कि एक्स प्लस 5 इधर काहे नहीं लिखे, इधर तो लिख सकते थे ना। आप बात को यहाँ पे समझिए, देखिए आप लिखने से अगर इधर लिखेंगे निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली में हम लोग को गुना भाग भी आसान होना चाहिए, इसलिए भी हम लोग करते हैं। मान के चलिए एक्स का जो भी मान आएगा इससे इसमें भाग देंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे जो संख्या होगा उसका हमें 5 जोड़ करके इसमें भाग देना पड़ेगा ना। तो देखिए जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो भाग जो दीजिएगा मतलब काटिएगा तो इसका वैल्यू कम आएगा। देखिए बड़का में से छोटका घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर भी आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए एक में 50 से भाग देते हैं तो हो सकता है कुछ भी आ जाए, लेकिन इसी संख्या में जब 55 से भाग देंगे तो एक से कम वाला ना होगा ही, बड़का में से छोटका को क्या करेंगे घटाएंगे, तो गुना भाग आसान भी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि तो आप यहाँ पे इस बात को समझिए। तो इसको क्या किया, x इंटू एक्स प्लस 5 ले लिए। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 360 इंटू एक्स प्लस 5, अब माइनस हो जाएगा कितना 360 एक्स बराबर हुआ। एक बार इससे भाग देंगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और एक बार इससे भाग देंगे तो ये कटिए जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 360 एक्स बराबर 1। इसको देखिए फिर एक बार कैलकुलेशन कर लो आप, 360 एक्स प्लस 36 5 180 होता है यानी 1800, और माइनस हो जाएगा 360 एक्स बट्टे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। देखिए इससे ही कट जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दें, देखो इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इधर बराबर में कितना आ जाएगा 1800। क्वाड्रेटिक बनाना है ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, गुणनखंड आप लोग कह ही रहा है, बहुत सारा बता चुके हैं। और देखिए 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 5x ही आएगा। अब x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 45, इधर माइनस 40 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है नहीं, ये हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। देखिए x प्लस 45 यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 45 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 40 दैट इक्वल टू 0, रूल है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x प्लस 45 दैट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 45 और ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, स्पीड कभी भी निगेटिव, इसलिए अमान्य हो जाएगा। और दूसरा हम लोग को आ जाएगा x माइनस 40 दैट इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग से केवल और केवल पूछा जा रहा था कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बताइए क्या है। तो सामान्य चाल तो भाई हम लोग क्या x माने है ना, x माने है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर बराबर है। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर होगा। तो कहीं से हमको उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आप लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कहीं पे डाउट, तो पूछ सकते हैं अभी भी, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 45 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ही आएगा। देखिए 45x में से 40x को लेस कर देंगे तो 5x हमको मिल भी जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने का काम करते हैं। फिर देखिए जितना ये होता है उतना ये भी होता है, तो देखो दोनों बराबर भी है। फिर यहाँ पे हम लोग दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x - 40 ही बचेगा। और फिर यहाँ पे इधर जानते हैं एक बार दोनों को एक बार 0 के बराबर कर देना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं x का एक वैल्यू निगेटिव आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब भी गाड़ी जब चलना शुरू करेगी तो वह पॉजिटिव ही होगा। क्या मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि मन लग रहा है? दोनों हो रहा है। वाह, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके बाद क्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, अभी 9 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि एक हौज को भरना है। सवाल को एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 नल के द्वारा एक हज को भरा जाता है 75/8 घंटे में। कितना देर में? 75/8 घंटे में। यानी पूर्णांक में आपको दिया गया होगा डाटा 9.3/8, ठीक है। तो 2 हज के द्वारा, 2 नल के द्वारा, दोनों नल जो है इसमें से एक बड़ा व्यास वाला नल है और एक छोटा व्यास वाला नल है। अब बात को समझिएगा, बड़ा व्यास वाला नल कहने का मतलब है कि एक नल का जो पाइप होगा वह मोटा होगा, यानी कि उससे ज्यादा पानी जाता होगा। एक छोटा व्यास वाला है, यानी कि उसमें वह पतला होगा और उससे कम पानी जाता होगा। लेकिन दोनों मिल करके एक हौज को क्या करता है कि 75/8 घंटे में भर देता है, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि बड़ा व्यास वाला नल जो है वह छोटे व्यास वाला नल से हौज को, मतलब जब अलग अलग भरता है तो 10 घंटा कम समय में भर देता है। बात को समझिएगा, बड़ा व्यास वाला जो नल है वह छोटे व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है हौज को भरने में, ठीक है ना। तो दोनों नल के द्वारा अगर अलग अलग हौज को भरा जाए तो कितना देर में भरेगा? कितना देर में भरेगा? सवाल को फिर से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई हौज है, क्या इस टाइप का कोई हौज है, इसको हमको भरना है। अब देखो एक नल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टाइप का हो सकता है ना जी, इधर से पाइप लगाए हुए हैं, इधर से पानी इसमें आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नल लगाते हैं। ये देखिए पतला कम व्यास वाला नल, ठीक है। अब इधर से भी पानी इसमें आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप समझिएगा कि जब ये दोनों मिल करके भरता है तो 75/8 घंटे में भर देता है। लेकिन अगर अलग अलग भरने की बात हो तो ये बड़ा व्यास वाला, इसका देख रहे हैं थोड़ा मोटा पाइप देखने में लग रहा है ना, तो बड़ा व्यास वाला जो नल है वह छोटे व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब इसको जितना समय लगता होगा ना उससे 10 घंटा पहले ही भर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब कह रहा है कि अगर दोनों अलग अलग भरे तो कितना देर में नल भरेगा? दोनों के द्वारा अलग अलग, यानी कि बड़ा व्यास वाला पाइप कितना देर में भर सकता है और छोटा व्यास वाला पाइप कितना देर में भर सकता है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। सवाल आया समझ में? सवाल आया समझ में? एक बार और फाइनली समझ लीजिए कि एक हौज है जिसको हम लोग को भरना है कि 2 नल मिल करके एक हौज को 75/8 घंटे में भर देता है। बड़ा व्यास वाला नल जो है वो छोटे व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो दोनों नल के द्वारा अलग अलग भरने में कितना समय लिया गया, यही समय हम लोग को ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? देखिए इस क्वेश्चन का कुछ डाटा हम पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा होगा तो टाइम को बचाने के लिए इतना बात लिख दिया गया है। और नेक्स्ट अभी हम लोग फिर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है। चूंकि 2 नल की बात करते हैं हम लोग, एक बड़ा व्यास वाला है और एक छोटा व्यास वाला है। आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल जो होगा वह x - 10 घंटे में भरेगा कि नहीं? क्योंकि छोटे
ब्यास वाला नल जो है इसको जितना समय लगेगा उससे 10 घंटा पहले ही भर देता है ना, तो 10 घंटा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 10 आवर में इसको कंप्लीट कर देगा। अब देखिए यहाँ से कुछ बात को समझना पड़ेगा। सवाल में केवल और केवल ये बात बोला गया है कि दोनों नल मिल करके 75/8 घंटे में भरता है, दोनों नल मिल करके। लेकिन अगर हमको एक नल की बात करें कि एक नल कितना देर में भरेगा, ये पता कहाँ है। अगर छोटे व्यास वाला नल का भी पता चल जाए और बड़े व्यास वाला का भी पता चल जाए तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? इसीलिए हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं यूनिटरी मेथड लगाएं, देखो समझिए। चूंकि छोटा नल x घंटे में एक हौज को भरता है, x घंटे में माने भी हैं, x घंटे में भर देता है। तो अगर ये x घंटे में एक हौज को भरता है तो एक घंटा में कितना भरेगा, ये हौज का 1/x में भाग भर देगा ना। समझ में आ रही है कि नहीं? हौज का 1/x में भाग भर देगा ना, कितना देर में, एक घंटा में। तो 75/8 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो क्या करते हैं 1/x गुना 75/8 कंप्लीट, यानी कि 75/8 घंटे का हमको पता चल गया ना कितना देर में बढ़ेगा। ये किसका निकाले अभी, छोटा व्यास वाला। अब बताइए अगर बड़े व्यास वाला का निकालेंगे तो फिर से हम लोग को यही तीनों स्टेप लिखना पड़ेगा, बोर्ड भर जाएगा, उसके बाद फिर से क्या करना पड़ेगा, वही काम करना नहीं। तो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सिमिलरली, इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो यहाँ पे देखिए उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा इसी प्रकार बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास वाला नल हौज को, ये देखिए 1/x है तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, क्योंकि बड़े व्यास वाला का यही था ना। अब गुणा यहाँ 75/8 पे यहाँ भी 75/8 होगा कि नहीं? अब समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आया? देखिए इतना काम करने से बच गए, सीधा लिख दे इसी प्रकार बड़े व्यास वाला नल जो होगा हौज को 1/x माइनस 10 इंटू 75/8 क्या करेंगे, गुना करेंगे। अरे अबे आपको तो कितना बार बता चुके हैं, मान के चलिए कि 10 रुपया में अगर 5 कलम मिलता है, ठीक है ना, तो 20 रुपया में कितना मिले, तो हम लोग क्या करते हैं यूनिटरी मेथड से निकाल देते हैं। तो वही यहाँ पे लगा है ना कि मान के चलिए कि x घंटे में एक हौज बढ़ता है तो एक घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 75/8 घंटे में कितना बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार समझिएगा बात। एक तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 75/8x प्लस ये हो जाएगा आपको 75/8 इंटू x माइनस 10 बराबर 1। अब इस स्टेप को समझ लीजिए क्या है। अरे भाई इसको गुना करेंगे तो ये 75 होगा ना, इसको यहाँ गुना करेंगे तो x माइनस 10 इंटू 8 होगा कि नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ भी 75/8x लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों मिल करके, जब दोनों मिल करके भरता है तो 75/8 घंटे में क्या करता है, एक हौज को भर देता है। यानी कि अगर काम करने को दिया गया है तो एक काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर ये दोनों नल है ना जी, नल के जगह पे मान के चलिए कि 2 आदमी ही अगर होता तो 2 आदमी मिल करके एक काम को कंप्लीट कर देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों मिल करके काम कर रहा है तो एक काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यानी भरना तो एक हौज ही था, 5 को हौज थोड़ी था, एक हौज भरना था, तो बराबर में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 काम कंप्लीट कर दिया। एक काम को ये कंप्लीट करता है दोनों मिलकर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आगे कुछ नहीं, आगे बस एकदम 2 मिनट का खेल। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऊपर से सब समझ में आ गया है ना? चलो अगर नहीं किसी को आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके रोक करके देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि फिर से वही बात बोलने से कोई फायदा नहीं। तो आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 75/8 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। 75/8 इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 डेट इक्वल टू, इसको अगर उधर भेजते हैं बराबर के उसका तो चेंज हो जाता है, नहीं ये हो जाएगा 8/75। ठीक है, क्या हो जाएगा 8/75। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम इसका ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू x माइनस 10 हो गया। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा x माइनस 10
और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8/75। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और x कितना होता है 2x - 10 बट्टे हो जाएगा x² - 10x बराबर हो जाएगा 8/75। एक स्टेप यहाँ पे और देख लो कि यहाँ पे देखो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x - 5 बट्टे ये हो जाएगा x² - 10x बराबर 8/75। नीचे दिख रहा है कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किए हैं कि 2 कॉमन ले लिए हैं, जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा मिटा दिए हैं। अब समझिएगा कि 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं, बराबर में ऊपर से ऊपर कट जाता है और इसको अब आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और -40x हो जाएगा और दैट इक्वल टू, इसको देखिए क्या करेंगे कि 75 × x - 5 स्टेप बढ़ा रहे हैं। आप समझिए 4x² - 40x और इसको गुना कर लेंगे तो बराबर में आ जाएगा 75x और -75 5 होता है 375। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 4x² - 40x और बराबर किस पर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -75x और प्लस 375 दैट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। ये देखिए 4x² - 115x और प्लस 375 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। अब दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखते हैं 4x² - 100x - 15x - 375 दैट इक्वल टू 0। अरे भाई देख लो यहाँ पे, जब 375 को 4 से गुना करेंगे, गुणनखंड का जो प्रोसेस है फर्स्ट टू लास्ट हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 375 चौका जो होगा वो आपको 1500 होता है। ठीक है ना? आप यहाँ पे देखेंगे गुना जब आप करेंगे तो 4 × 1200 और 75 चौका 300 होता है, 12 × 1500 होता है। और 100 - 100 और -15 115 हो जाएगा, मतलब -115। और यहाँ पे ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 1500 के बराबर भी आ रहा है, यानी कि बात सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 25 और यहाँ पे -15 कॉमन लेंगे तो x - 25 दैट इक्वल टू 0। देखो जितना ये है उतना ही ये भी है। एक बार इसको पहले लिख लेते हैं x - 25 और यहाँ हो जाएगा 4x - 15 दैट इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x - 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे देख लो 4x - 15 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 15/15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो देखिए समय जो हम लोग को पास लग रहा है, यानी कि एक वैल्यू आपका फ्रैक्शन में आया है और दूसरा किसमें है रियल वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू जो है 25 है। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग से पूछा गया था कि हौज को भरने में बड़ा व्यास वाला नल और छोटा व्यास वाला नल दोनों को अलग अलग कितना समय लगता है, ये पूछा गया। तो आप देखिए इसमें छोटे व्यास वाला नल जो है इसको हम लोग x माने हैं, यानी कि जो छोटा व्यास वाला नल है वह टंकी को 25 घंटे में भर देगा। नहीं तो आप यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि अतः छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरता है तथा बड़े व्यास वाला नल कितना देर में भरेगा बड़े व्यास वाला? तो ये बोला था ना x - 10 10 घंटा कम समय लेता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 25 में से 10 को घटा देंगे, यानी 15 घंटे 15 आवर में भर देगा, भरेगा ना? ठीक है, तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक स्टेप समझाया गया है। आप एक दो बार करके अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 10 नंबर। समझिएगा, बेंगलोर और मैसूर और बेंगलोर के बीच का दूरी 132 किलोमीटर है, यानी बेंगलोर और मैसूर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। बात को समझिएगा, मैसूर और बेंगलोर के बीच
132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है यात्रा करने में। बीच के स्टेशन को छोड़ करके सवाल में भी लिखा गया, आप बात को समझिएगा, ठीक है ना। फिर कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की चाल बताना है क्या होगा। दोनों का चाल क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसे में देखिए एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी का क्या होता है कि प्रत्येक स्टेशन पर रुकते रुकते जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी दूरी को तय करने में उसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। और एक्सप्रेस जो होता है वो जंक्शन बाय जंक्शन ही रुकता है, या कोई अच्छा स्टेशन है जहाँ पे घनी आबादी है, लोग का ज़्यादा चढ़ना उतरना होता है, यात्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी रोका जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह पर्टिकुलर जगह पे रुकता है, इसीलिए उसको कम समय लगता है और उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और सवारी गाड़ी को प्रत्येक स्टेशन पर रुकना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल जो है सवारी गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अब बात को समझिएगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैसूर है और इधर क्या है बेंगलोर है, और इसके बीच का दूरी कितना है 132 किलोमीटर है। कितना है 132 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल में पहला बात में बोला गया है कि सवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को इसी दूरी को तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। अगर सवारी गाड़ी को 5 घंटा लगता होगा तो एक्सप्रेस को 4 घंटा लगता होगा, तब ना 1 घंटा कम होगा भाई। सवाल के हिसाब से तो यही होना चाहिए और हकीकत में भी यही है। तो बात को समझिए। फिर यहाँ पे कहता है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो औसत चाल है वह सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी कि अगर ये मान के चलिए कि 20 के स्पीड से चलता होगा सवारी गाड़ी तो ये चलता होगा 31 के स्पीड से, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो से ज़्यादा होगा ना जी, ज़्यादा स्पीड से। तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो समय तो कम लगेगा ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस यही सवाल समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल की चाल कितना हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। चलो कुल दूरी कितना तय हो रहा है भाई, कुल दूरी 132 किलोमीटर। मैसूर और बेंगलोर के बीच का है नहीं, ऐसे करके आप बना भी सकते हैं। इधर मैसूर है इधर बेंगलोर है, कितना हो जाएगा 132 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। यहाँ भी देखिए 1 घंटा कम, देखिए जैसे ही कम और अधिक का बात हो तो समझ लीजिए कि अंतर तुलना किया जा रहा है। तुलना किया जा रहा है मतलब अंतर, और अंतर बराबर अंतर कर देना है, एकदम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो 132 होगा ना जी, बट्टे कितना हो जाएगा x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 132 बट्टे x + 11 दैट इक्वल टू 1 आवर। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये पुरानी वाली चाल हो गई, ये सॉरी सवारी गाड़ी की, और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो x × x + 11 ये आपको हो जाएगा कितना 132 × x + 11 और यहाँ पे आ जाएगा -132x दैट इक्वल टू 1। अब इसको गुना कर लो भाई, 132x प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 1452 आएगा, ठीक है, और माइनस 132 बराबर 0 और ये हो जाएगा x² + 11x दैट इक्वल टू 1। देखो 132x से 132x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल तो कर ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो इसको क्या लिख देंगे x² + 11x और बराबर में कितना आ जाएगा 1452। फिर लिख लो x² + 11x और माइनस 1452 दैट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं बना? तो चलो ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस 1452 दैट इक्वल टू 0। 44 में से 33 घटा देंगे तो 11 भी आ जाएगा और ये दोनों को गुना कर लो 4 तिया 52 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 40 आ जाएगा। इधर कितना कॉमन लेना है, माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 दैट इक्वल टू 0। अब देख लो जितना ये उतना ये नहीं, तो x प्लस 44 को पहले लिख लो, इधर हो जाएगा x माइनस 33 दैट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 44। ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों होगा, क्योंकि x भी कभी निगेटिव होता ही नहीं है और निगेटिव आ गया तो अमान्य हो गया। दूसरा आपके पास आ जाएगा x माइनस 33 दैट इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 33। तो देखिए x हम लोग किसका माने थे, तो सवारी गाड़ी की चाल हम लोग क्या माने हैं, x माने। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस का तो कितना है, x प्लस 11 था ना। तो आप इसमें क्या देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11 है ना, इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 33 प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यही दोनों चाल निकल गया, ठीक है, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं सब लोगों को, एकदम बिल्कुल सारा स्टेप बता दिया गया है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में कि नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराया भी कीजिए बीच बीच में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अगर देखिए सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर लगे तो आप एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं कि हमको ये बात नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसे अपने तरफ से तो लगभग सारा चीज बोल ही दे रहे हैं, फिर भी अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसमें सुधार किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, एकदम लास्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी अंतिम क्वेश्चन जो दिया गया उसको समझिएगा। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। सवाल को समझिएगा, आपके पास बुक होगा, एकदम मिलाइए सवाल को। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल यानी जोड़ 468 है तथा उनके परिमापों का अंतर 24 दिया गया है। तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। क्या है, दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें, यही सवाल है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 11 नंबर है क्या, चलिए लिख लेते हैं, माना कि पहली वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर है। आप लोग कॉपी पे इतना दूर नहीं आएगा तो आप तथा के बाद नीचे से भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी बता दे रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना, y मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए मान के चलिए 2 वर्ग है तो भाई चलो 2 वर्ग बना लेते हैं, इस तरह से वर्ग बना हुआ है, आयत का बन जा रहा है, वर्गे रहो, ठीक है। एगो को हम लोग भुजा को x माने हैं, एगो को क्या माने हैं, y मान लिए हैं। अब कहता है दोनों के क्षेत्रफल का योगफल, दोनों के क्षेत्रफल का योगफल 468 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का सब भुजा तो बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 468। इसको बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। फिर कहता है कि उनके परिमापों का अंतर, योग क्षेत्रफल का योगफल दिया हुआ है और परिमापों का अंतर। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुने 1 भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा, या 4a भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 4x, तो ये वर्ग का भुजा परिमाप हो गया। एक और वर्ग है ना जी, दोनों वर्ग है तब तो अंतर लिखेंगे ना। और दूसरा हो जाएगा कितना, 4y, इसी का ना अंतर बोला है कितना है, 24। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 24, और 4 से इसको काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस y, समीकरण 2
हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखो भाई समीकरण 1 है x² प्लस y² बराबर 468। इसमें x का मान हम लोग को रखना है, यानी ये वाली वैल्यू को, तो x के जगह पे हम लोग रखेंगे 6 प्लस y, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और y² बराबर कितना आ जाएगा 468। अब इसका a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 1 36 a² जोड़ b² जोड़ 2ab, तो कितना आ जाएगा 12y प्लस y² बराबर 468। ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ा हुआ है, a² 6 का स्क्वायर 36 होता है, b² y का स्क्वायर y² होगा, और प्लस 2ab, तो 2 तो एक फार्मूला से होगा, a का मान 6 तो 6 दूना 12 हो गया, और y की जगह पे y तो 2ab, प्लस में ये वाला y²। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y² और y² क्या आ जाएगा 2y² और प्लस में हो जाएगा 12y प्लस 36, ठीक है, बराबर हो जाएगा 468। अब फिर से लिखो 2y² प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2y² प्लस 12y और माइनस इसमें से लेस कर लो, कितना आ जाएगा 2 और ये नीचे आ जाएगा ना 3 132 3 से ना 432 होगा ना, गलती कर दिए का 30 और 30 60 का 6 ठीक तो है, बराबर 0। अब देखो 2 यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो y² प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 216 दैट इक्वल टू 0। y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग क्या किए एकदम बिल्कुल सॉल्व कर लिए, सिंपल इक्वेशन में आ गया, द्विघात समीकरण कॉमन लेकर के और छोटा भी कर दिया इक्वेशन को। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बराबर की इस पर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, सब तो कितना बार बोल चुके हैं, तो बार बार क्या बोले नहीं, फिर भी तो एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, बोल तो रहे हैं, आप लोग केवल ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे y² प्लस 18y और माइनस 12y और माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए 18 में से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, और 18 कहाँ 180, 18 गुना 36 216 ही होगा। अब फिर देखो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 18, इधर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, अब तो दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर से कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, देखो y प्लस 18 यहाँ भी और यहाँ भी, इसको लिख लेते हैं y प्लस 18 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 12 दैट इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18 होगा ना जी, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हमको x का भी मान चाहिए ना, दोनों भुजा बोला है ज्ञात करने के। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कहाँ है, यही है ना, तो x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस y का मान कितना आ गया है 12 आ गया, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 18 हो गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दोनों वर्ग की भुजाएं x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर होगा। ठीक है, इतना बात आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव है। तो दोनों वर्ग की भुजा निकल गया ना, x बराबर कितना आ गया 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर, तो दोनों वर्ग की भुजा आ गया। हम लोग को ज्ञात भी यही करना था, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा खत्म हो गया ये चैप्टर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4.4। ठीक है ना, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।